थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुकी है। इतने सारे जियोपॉलिटिकल फाइट्स आप देख चुके हो। दिस इज़ द रिसेंट वन, थाईलैंड कंबोडिया। एक हिंदू टेम्पल के पीछे, और हिंदू टेम्पल कौन-सा है? तो फ्री विहार टेम्पल। मेन जो यहाँ पे गर्भगृह है, जिसको सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं, किसी भी मंदिर के अंदर कोई आइडल जब रखे जाते हैं, तो उस एरिया को बोल देते हैं गर्भगृह। और यहाँ पे शिवा जी का आइडल आपको मिलेगा। नाउ सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल टॉपिक है, तो इसकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैप से जब आप लोकेशन को आइडेंटिफ़ाई करने की ट्राई करते हो, तो आप कनेक्टिविटी भी बना पाते हो। सबसे पहले तो आपको अपना पता है, इंडिया आ गई। इंडिया के बाद यहाँ पे आपको एक बॉर्डरिंग कंट्री मिलेगी, व्हिच इज़ म्यांमार। म्यांमार का याद करो, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे एक पोर्ट में हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जिसके नाम है सितवे पोर्ट। खैर, हम तो कहाँ जा रहे हैं अभी? थाईलैंड। तो उस म्यांमार के बाद आएगी नेक्स्ट कंट्री इज़ थाईलैंड, और उसके बाद आएगी कंबोडिया। ठीक है? दोनों के बीच में यहाँ पे बॉर्डर शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा है। जब भी कोई बॉर्डर असाइन करा जाता है 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो उसमें हम क्या देखते हैं? कोई नेचुरल बैरियर होना चाहिए। वो कोई माउंटेन रेंजेज़ हो सकती हैं, रिवर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब नेचुरली आपने क्या किया? एक बैरियर डेज़िग्नेट कर दिया। वैसे ही आपको थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में यहाँ पे माउंटेन रेंजेज़ मिलेंगी, और उन्हीं माउंटेन रेंजेज़ के बीच में एक टेम्पल स्थित है 525 मीटर हाइट का, दैट इज़ फ्री विहार टेम्पल। और ये कंबोडिया के पास में है अभी, मतलब जो अथॉरिटी आती है वो कंबोडिया के अंडर आती है, ठीक है? तो इसके लिए आपको पास्ट चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि पास्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट इतना इमर्ज क्यों करा, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके टेम्पल आर्किटेक्चर भी आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया के साथ ये कैसे रिलेट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कंबोडिया की कैपिटल आ जाएगी आपके पास नॉम पेन, और वैसे ही दूसरी तरफ थाईलैंड की कैपिटल आ जाएगी बैंकॉक। जियोपॉलिटिकल सपोर्ट अगर देखोगे, तो कंबोडिया को सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा चाइना, और इवन चाइना तो चाहता है कि एक प्रो चाइना कंट्री बन जाए बिटवीन थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है? आपने माफिया वाली स्टोरी सुनी होंगी, जितने भी चाइना के माफियाज़ थे, जब वहाँ से निकाला गया, वो सब कहाँ को भागे? कंबोडिया की तरफ को। एनीवेज़, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, उसको साइड में करते हैं। एंड वहीं पे थाईलैंड को देखोगे, तो कौन सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे? यूएस। सीज़ फायर की बातें भी चल रही हैं, पर पहले बॉम्बार्डमेंट करवा ली गई। पता नहीं कितने लोगों की डेथ हुई है, अगर, और ऐसा नहीं है कि ये डेथ आज ही हुई है लोगों की, सिविलियंस की, इससे पहले भी बहुत बार हो चुकी है। और इसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या कभी आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाने की ट्राई नहीं करी? क्यों ये केस हमेशा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है? और थाईलैंड क्या चाहता है कि ये बायलैटरली सॉल्व होना चाहिए, इंटरनेशनली सॉल्व होना चाहिए, या रीजनली सॉल्व होना चाहिए? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूज़ क्या थी? तो फ्री विहार टेम्पल न्यूज़ में आया, क्योंकि वहाँ पे हो जाती है हैवी बॉम्बार्डमेंट इन एवरी एरिया। ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, हर टाइप के अटैक आप देखोगे, लैंड माइन्स, डिप्लोमेटिक एक्सप्लोजन्स यहाँ पे देखोगे, जिस वजह से एक टेम्पल न्यूज़ में आ जाता है, जो कि 11th सेंचुरी में बना था, फ्री विहार हिंदू टेम्पल। अब अगर रिलीजन की भी बात करें, तो आज के टाइम पे थाईलैंड हो या फिर कंबोडिया, दोनों में ही बुद्धिज़्म एग्ज़िस्ट करता है। और बुद्धिज़्म की मेन टीचिंग क्या है? दैट इज़ पीस। ठीक है? मिडल पाथ से भी पहले शांति का प्रस्ताव यहाँ पे रखा जाता है। तो जो एक वैल्यू होती है, वो भी भूलनी नहीं चाहिए यहाँ पे। ये नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ये हमारी कंट्री में भी रेलेवेंट है बात। इसके बाद 1962 में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको हेग, नीदरलैंड में मिलेंगे, इसकी रूलिंग के हिसाब से क्या हुआ, ये जो मंदिर था, ये कंबोडिया के पास चला जाता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आज के टाइम पे कंबोडिया की अथॉरिटी है टेम्पल के रिस्पेक्ट में। पर इससे पहले क्या स्टोरी हुई थी, उससे भी पहले आपको इस टेम्पल के बारे में थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना है। अब ये जो फ्री विहार टेम्पल है, ये एक हिंदू टेम्पल है। अब बुद्धिज़्म तो आज के टाइम पे इन कंट्रीज़ के अंदर एग्ज़िस्ट करता है, पर बात है 10 टू 11th सेंचुरी एडी की। उस टाइम पे तो बहुत सारे रिलीजन इमर्ज कर रहे थे, कहीं डिक्लाइन कर रहे हैं, कहीं इमर्ज कर रहे हैं, और ख़मेर डायनेस्टी ने इस टेम्पल को बनवा दिया था। अब हमने बोला कि नेचुरल बैरियर चाहिए होता है जब भी कोई बॉर्डर डेसिग्नेट करना होता है, तो उसके लिए डैंक्रेक माउंटेन रेंज यहाँ पे लाई करती है, और ये टेम्पल किसे डेडिकेटेड है? तो लॉर्ड शिवा को है। बिल्कुल, जो क्लिफ़ है इसकी, वो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे लाई करती है टेम्पल की। याद रखिएगा। और किसने बनाया था? तो ख़मेर एम्पायर ने बनाया था, जब उनका गोल्डन पीरियड चल रहा था। देखो, जब भी टेम्पल बनाया जाता है, तो उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1 रीज़न कि अपने जो उनका धर्म है, उसे ग्लोरीफाई करा।
कि हम हिंदुइज़्म से बिलॉन्ग करते हैं या बुद्धिज़्म से बिलॉन्ग करते हैं, जिस मर्ज़ी धर्म से बिलॉन्ग करते हैं उसे ग्लोरीफाई करवा दिया। दूसरा जो रीज़न रहता है किसी भी मंदिर बनाने को, वो रहता है कि हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि हम सभी रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मान लो जो राजा है वो अगर बुद्धिस्ट भी है, उसने क्या किया, हिंदू से रिलेटेड कोई टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करवा दी, या कोई फिर हिंदू राजा है उसने कोई बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से रिलेटेड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करवा दी। तो यहाँ पे कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन मतलब सेक्युलरिज़्म को दिखाया जाता है। वैसे ही क्या होती है थर्ड कंडीशन, कोई जो राजा होगा वो अपनी एक्सपांशन को दिखाएगा कि देखिए मैं कितना पावरफुल हूँ। तो अपनी एक्सपांशन से वो क्या रिप्रेज़ेंट करते हैं कि देखिए हमारा जो एम्पायर है वो कितना फैला हुआ है, हमारे पास कितनी ग्लोरी है। तो टेम्पल बनाने के तो मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द फ्री विहार टेम्पल, तो खमेर एम्पायर दूसरा किसने बनाया था? तो किंग सूर्यवर्मन ने बनाया 1022 1050 एडी में। एक्सपांशन किसने करवाई? तो सूर्यवर्मन 2 ने करवा दी 1132 11150 तक, ठीक है? 1150 मतलब हम 10th टू 11th सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं। और ये जो टेम्पल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। आर्किटेक्चर इसका देखोगे तो जैसे आपने अगर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की मूवीज़ देखी होंगी, ठीक है? तो उसमें क्या दिखाते हैं कि बड़े-बड़े गेट्स होते हैं। अगर आपने कभी विज़िट नहीं करा है तो बड़े गेट होते हैं टेम्पल के फ्रंट में। उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है उन्हें कहते हैं गोपुरम। क्योंकि जो हमारी टेम्पल के आर्किटेक्चर हैं वो भी 2 तरह के हैं। मेनली अगर देखोगे, नंबर 1 जो नॉर्थ वाले पार्ट में आपको मिलती है दैट इज़ नागर शैली या फिर नागर स्टाइल भी इसको बोल देते हैं, एंड जो साउथ पार्ट में मिलती है दैट इज़ द्रविडियन स्टाइल। एक दोनों का मिक्सचर भी है व्हिच इज़ वेसारा स्टाइल। तो ये जो द्रविडियन स्टाइल है ना, इसी का ये एक फॉर्मेट था कि जो गेट है वो बहुत बड़ा होना चाहिए साइज़ में, जिसे गोपुरम कहा जाता है। तो इस टेम्पल के अंदर भी आपको 5 से ज़्यादा गोपुरम दिखाई देंगे। इसके अलावा मास्टरपीस माना जाता है खमेर आर्किटेक्चर में, तो वहाँ पे भी जब हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो इसको एक मास्टरपीस माना गया है। और बहुत सारी पेवमेंट्स लगी हैं, स्टेयरकेसेस लगी हैं, अब बड़ा-सा दरवाज़ा होगा, उसके बाद आपको जैसे टेम्पल रन आपने गेम खेली होगी कभी ज़िंदगी में अगर, तो उसमें अंकोर वट आपने एक और टेम्पल सुना होगा कंबोडिया का ही, उसका बिल्कुल रिप्रेज़ेंटेशन टेम्पल रन में ऐड करा गया था। पेवमेंट क्या हुआ, यहाँ पे आपका दरवाज़ा है, एक बड़ा-सा रास्ता होगा सीधा आगे सीढ़ियाँ चढ़ के आप जाओगे और मेन जहाँ पे देती होंगी उनकी पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे। तो ये सारे यहाँ पे अटैच्ड हैं। 5 से ज़्यादा सक्सेसिव गोपुरम्स आपको मिलेंगे और सीढ़ियों और रास्तों से वो आपस में कनेक्टेड है। कइयों पे आप देखोगे वुडन की रूफ होगी, कइयों पे पत्थरों की रूफ बनाई गई है, छत बनाई गई है। इसके बाद अब चलते हैं पुराने टाइम में, जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाई, सेम फ्रेंच भी बहुत सारी कॉलोनीज़ बना रहे थे। इंडिया में भी कॉलोनीज़ बनी और कंट्रीज़ में भी कॉलोनीज़ बनी। वैसे ही यहाँ पे जब कॉलोनी बनी हुई थी, तो फ्रेंच ने क्या करा, जो फ्रांस वाले थे इन्होंने 1907 में बॉर्डर डिक्लेयर करा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। और 1907 में क्या बोला कि ये जो फ्री विहार टेम्पल है ये किसके अंडर आ जाएगा, दैट इज़ अंडर कंबोडिया। अब 1907 में तो ठीक था। पहले थाईलैंड ने भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन यहाँ पे नहीं उठाई, पहले इनको सियाम बोला जाता था। तो इन्होंने मैप को पहले एक्सेप्ट कर लिया, कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पे नहीं करी कि हम ये चीज़ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, इस मैप के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया गया। मैप कब डिज़ाइन हुआ? 1907 किसने करा? फ्रांस ने करा। 1905 में एक ट्रीटी साइन हुई थी और उसमें बोला था कि नेचुरल बैरियर को, जो वाटरशेड लाइन यहाँ पे होगी और माउंटेन रेंजेस आपकी डेंग्रिक माउंटेन्स आ जाएँगी, इन्हें हम नेचुरल बैरियर की तरह मानेंगे। पर अब ये बात कब उठाई? जब ये मैप ऑलरेडी बता दिया गया है 1907 में, 1904 की ट्रीटी को अब जाके बताने लगे, पहले एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद बताने लगे कि ये मैप इस तरह से होना चाहिए था, कि ये जो वाटरशेड है दैट शुड बी द एक्चुअल बॉर्डर। पर उस टाइम पे किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा और जो कंबोडिया है उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं, हमें कॉलोनियल एरा के टाइम से ये टेम्पल हमारी विसिनिटी में आ चुका है और जो बॉर्डर डिज़ाइन करा गया है, डिसाइड करा गया है, वही बॉर्डर हम मानेंगे। क्योंकि अगर अब थाईलैंड की बात सुनते तो कंबोडिया की भी सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क उठता है। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? संप्रभुता की, हमें किसी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं है अपने डिसीजंस बनाने के लिए। तो वही बात आ गई, सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन उठा। नेक्स्ट क्या हुआ? अब ये डिस्प्यूट जो था ये तभी से ग्रो कर गया, 1907 से ही चलता आया और जब ये केस जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे हेग, नीदरलैंड में। अब यहाँ पे 1962 में एक रूलिंग आई और ये जो केस था दैट इज़ फ्री विहार टेम्पल को लेके ये चला जाता है कंबोडिया के फ़ेवर में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे अभी ध्यान में रखना। और जो 4.6 स्क्वायर किलोमीटर का पैच है, मतलब अब इस टेम्पल के अराउंड जो एरिया बचा हुआ है ना, वो जो एरिया है उस पे थाईलैंड बोलता है कि ये हमारा ही पार्ट है, उसको क्लेम करने की ट्राई करता है।
नेक्स्ट क्या हुआ, अब ये टेंशन इमर्ज करती है 2008 में सबसे ज़्यादा। 2008 में क्या हुआ, कंबोडिया ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए फाइल कर दिया कि हमारा जो टेम्पल है वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होना चाहिए। जिस वजह से थाईलैंड के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो बोलते हैं कि नहीं, ये एरिया तो डिस्प्यूटेड था, कंबोडिया ने कैसे फाइल कर दी। और उसके बाद ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आज भी इंक्लूडेड है टेम्पल। टूरिज्म के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो कोई कंट्री है जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे अगर वॉर हो जाती है तो उनकी इकोनॉमी भी कैसे डिक्लाइन करेगी। नेक्स्ट, जब स्कर्मिशेस होने लगे 2008 के बाद, 2011 में आप देखोगे 15 के आसपास लोगों को यहाँ पे मार दिया गया। फिर से दोबारा से 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बोला गया कि अपने डिसीजन को दोबारा से चेक करें, पर ये आज तक डिस्प्यूटेड ही रहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब आता है कि ये जो फ्री विहार टेम्पल है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोनों ही कंट्रीज के लिए। पर उससे भी पहले दो बातें याद रखनी है कि जो कंबोडिया है ना, कंबोडिया ने चाहा इस मैटर को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल अथॉरिटीज, और वो कौन थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। नाउ दूसरी जो कंट्री है वो है थाईलैंड। थाईलैंड ने जो बोला कि हमें कैसे ये डिस्प्यूट सॉल्व करना है, तो उन्होंने बोला कि बायलैटरल टॉक से, कि हम आपस में ही इस मैटर को सुलझाएंगे, जिसमें सिर्फ दो कंट्रीज होंगी, वन इज कंबोडिया और दूसरी होगी थाईलैंड। फिर कई बार क्वेश्चन मार्क उठता है कि जो आसियान है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, क्या इन्होंने कभी ट्राई नहीं करी इस मैटर को सॉल्व करने की, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है। तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्यों ट्राई नहीं करी। क्योंकि कंबोडिया चाहता था कि इंटरनेशनली आर्बिट्रेशन के साथ, मीडिएशन के साथ, कि कोई दूसरा तीसरा इंसान आए, दो तो ये खुद है ना, तीसरी बॉडी आए वो इस मैटर को सॉल्व करें। और थाईलैंड बोलता है नहीं, बायलैटरली करना है, कोई तीसरा नहीं चाहिए, बस हम दोनों में सॉल्व होना चाहिए। इसी वजह से आर्बिट्रेशन यहाँ पे जीती और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये क्वेश्चन जाता है। और रीजनल हेल्प यहाँ पे किसी को भी नहीं चाहिए थी, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं रह गया। बातें कई बार हुई पर यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव थे, कंबोडिया के भी और थाईलैंड के भी। नाउ पावरफुल सिंबल है नेशनल आइडेंटिटी का। ठीक है, दोनों की ही हिस्ट्री इस मंदिर से जुड़ी हुई है, तो नेशनल आइडेंटिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ खमेर हेरिटेज, जो कि उस टाइम पे कल्चरल ग्लोरी को अपनी ग्लोरीफाई करवा रहे थे कि हम कितने एरिया में एक्सपांडेड थे, तो एक नेशनल आइडेंटिटी इसका रीजन बन जाता है। एंड दूसरा स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी यानी कि आप धर्म के साथ एसोसिएटेड हो, स्पिरिचुअलिटी को उस टाइम पे प्रमोट कर रहे थे। और थाईलैंड के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट मोर देन जस्ट अ लैंड डिस्प्यूट, ये ज़मीन का डिस्प्यूट नहीं है, इन दो इम्पॉर्टेंट रीजंस का भी है। वन इज़ नेशनल आइडेंटिटी एंड सेकंड वन इसी का पार्ट है, व्हिच इज़ स्पिरिचुअलिटी। एंड नेशनलिस्ट ग्रुप, अब देखो दोनों की ही सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क उठता है। कंबोडिया देगा नहीं कभी और थाईलैंड ले नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है, संप्रभुता पे क्वेश्चन उठा हुआ है। एंड ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना। अब देखो, वॉर तो हुई, पर यहाँ पे अब जो क्वेश्चन उठता है वो रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में तो है ही, वो तो चल ही रहा है। दोनों की सरकारें डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके चली हुई हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ क्या इम्पैक्ट होने वाली है? दोनों ही कंट्रीज़ टूरिज़्म को प्रमोट करती हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क वहाँ पे उठेगा। नंबर 2, दोनों ही बुद्धिज़्म को फॉलो करती हैं, दूसरा उनकी आइडियल वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है। टूरिज़्म से जो रेवेन्यू आ रहा था, सबसे ज़्यादा वहीं पे आप देखोगे कि इनका रेवेन्यू रहता है। तो जब आप वॉर में जा चुके हो तो एनुअली जो पैसा बन रहा है तो अब आप उसको लूज़ करोगे। और टूरिस्ट क्यों आएँगे आपके एरिया में घूमने के लिए अगर वहाँ पे ऑलरेडी वॉर चल रखी होगी। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, मिनरल्स हैं, फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, उनकी माइनिंग नहीं हो पाएगी, आप प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज़ का यूज़ नहीं कर पाओगे। एक बार फटाफट से इन इवेंट्स को देख लो, तो 1907 में फ्रेंच ने क्या किया, मैपिंग कर दी और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर एरिया कर दिया। थाईलैंड ने उस टाइम पे वो मैप एक्सेप्ट कर लिया था। अब 1904 में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें बोला था कि कोई भी नेचुरल वाटर शेड वगैरह होगा उसको बैरियर हम देंगे। ख़ैर 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस चला जाता है और ये जो टेम्पल था ये कंबोडिया के अंडर आ जाते हैं। 2008 में कंबोडिया ने यूनेस्को के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा ली कि हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करो। तो उसके बाद 2011 से 13 का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे दोबारा से ये केस थाईलैंड बोलता है कि नहीं, आपने कैसे यूनेस्को के अंडर इसको फाइल करा, क्योंकि एरिया डिस्प्यूटेड था। पर आईसीजे ने क्या किया, क्लैरिफिकेशन कुछ खास दी नहीं, बस यही बोला कि कंबोडिया के ही अंडर आएगा, तो उसके बाद से ये डिस्प्यूटेड ही है। और 2025 में दोबारा से यहाँ पे वायलेंस इमर्ज कर जाता है लैंड माइन्स और एयर स्ट्राइक का यूज़ करके।
सो दैट्स ऑल। इस टेम्पल की हमने लोकेशन देख ली, कहाँ पे थी, क्या इस टेम्पल का रेलेवेंस था, किस डायनेस्टी से ये एसोसिएटेड था, क्यों ये डिस्प्यूट इमर्ज हुआ था, तो फ्रेंच कॉलोनी से लेके आज तक ये डिस्प्यूट चलता ही आ रहा है। सो दैट्स ऑल।